सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपना करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 7 का नीति निर्देशक सिद्धांत, शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूर और महिलाओं का स्तर। तो आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है शिक्षा की सार्वभौमिकता। पहले आपने पढ़ा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह निर्देश देते हैं कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए दबाव डालें। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की केवल 14% आबादी शिक्षित थी। हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझा और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया, परंतु अभी भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। हमारा सर्वप्रथम प्राथमिकता शिक्षा को व्यापक बनाए जाने पर है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली की संख्या बढ़ते रहने के कारण 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में अनपढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता योजना एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे अभिनय शुरू किए ताकि साधारण लोगों तक प्राथमिकता शिक्षा पहुंचाई जा सके। वे जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार तथा कई समय सेवी संस्थाओं के विशेष प्रयत्नों से प्राथमिक पाठशाला और वैश्विक शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं। तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने बहुत सारे योजना बनाई कि जो लोग शिक्षा से वंचित रह चुके हैं उनके द्वारा उनके तक कैसे हम अपनी शिक्षा को पहुंचा सकते हैं और वो भी पढ़ सके। शिक्षा की व्यापकता का उद्देश्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीयता मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान तक तथा कई मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे धारा 21A के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के स्थान पर मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो जो बच्चे भी 14 साल के कम आयु तक के हैं उनको मुफ्त की शिक्षा प्राप्त हुई और इसको 2002 में मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। बाल मजदूर क्या होता है, अब हम जानेंगे। आपने पढ़ा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाए। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनका विकास अच्छे से होना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार के रोजगार काम में करने से पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन प्रावधानों के बावजूद वंचित परिणाम नहीं मिल पाया है। अधिकांश मामलों में बाल मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में माँ बाप का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वे अपने बच्चों को कोई भी काम करके पैसे कमाने तथा परिवार की आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं। सरकार की इतना कुछ करने के बावजूद भी ऐसे अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 14 वर्ष की कम आयु के होने के बाद भी वो काम करते हैं। इनमें कहीं ना कहीं उनके परिवार का ही दोष है, क्योंकि उनके परिवार उनकी फैमिली ये चाहती है कि हमारे बच्चे किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम करके पैसा कमाए और परिवार में अपनी आय का योगदान करें। इच्छा शक्ति की कमी के अतिरिक्त निर्धनता एवं सामाजिक कलंक इस समस्या के निवारक में बाधक है। जब तक इस सामाजिक चुनौती को समाप्त करने के लिए जागरूकता और इच्छा शक्ति अंदर से पैदा नहीं होती, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयास निरर्थक साबित होंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम के भारत 2020 का स्वप्न तभी सार्थक हो सकता है जब देश के भविष्य बच्चे सुरक्षित एवं शोषण मुक्त हो। बच्चों को अपने बचपन के आनंद एवं शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। महिलाओं की स्थिति। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है और माँ की स्थिति उससे गौण है। ऐसी स्थिति में महिला की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। कठोर सामाजिक प्रथाएं एवं धार्मिक रीतियों जैसे पर्दा एवं दहेज के कारण भी महिलाओं को काफी हद तक भुगतना पड़ता है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या
49,57,00,000 है, जो कुल जनसंख्या का 48.3% है। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति में उत्थान एवं शिक्षा के लिए मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा बल दिया गया है। उन्हें आजीविका के साधन एवं पुरुषों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन का अवसर प्राप्त है। महिला कारीगरों को स्वास्थ्य सुविधा एवं पशुत के दौरान अवकाश की सुविधा भी प्राप्त है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हमारे समाज में पिता को घर का मुखिया माना जाता है और हमारे समाज को पुरुष समाज माना जाता है। उसके बावजूद सरकार ने बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना बनाई है। महिलाओं को जितना वेतन पुरुषों को मिलता है, जितना काम करने पर उतना समान वेतन महिलाओं को भी मिलना चाहिए। मौलिक कर्तव्य भी भारत के हर नागरिकों को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है। विभिन्न अधिनियमों एवं न्यायिक निर्णयों ने महिलाओं की प्रतिष्ठा स्थापित की है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पारिवारिक संपत्ति में उनको हिस्सा देने के उपाय किए गए हैं। दहेज के लिए दुल्हनों को जलाए जाने, पत्नियों का प्रताड़न, सती और निष्ठुर प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून बनाए गए हैं। कन्यावध, भ्रूण हत्या, लड़की के प्रति भेदभाव एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है। तो सरकार ने महिलाओं के प्रति बहुत सारे कष्ट लिए हैं, जैसे कि दहेज, घर में जो जमीन का जो हिस्सा होता है वो लड़कों को जितना मिले उतना ही हिस्सा लड़कियों को भी मिलना चाहिए। भ्रूण हत्या, कन्यावध, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब पर सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं ताकि महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आ सके। महिला सशक्तिकरण के लिए 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा पंचायतों और नगरपालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। संसद एवं राज्य विधायिका में इसी तरह के आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत करना बाकी है। मतलब सरकार ने बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे अगले टॉपिक का नाम है नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या। कई आलोचकों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नव वर्ष की शुभकामनाओं से बेहतर नहीं माना है। दरअसल इन उच्च आदर्शों को संविधान में शामिल करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया गया है। माना जाता है कि ये निर्देश मात्र शुभकामनाएं, जिनके पीछे कई कानूनी मान्यता है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। इन सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिद्धांत पूर्ण रूप अर्थहीन है। इनकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत ध्रुव तारा की तरह है जो हमें दिशा दिखलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीघ्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। कुछ सिद्धांतों को तो सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। वास्तव में कोई भी सरकार इन निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि वह जनमत का दर्पण है। साथ ही यह संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है। इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है। मतलब जो लोग थे उनका ये मानना था कि नीति निर्देशक सिद्धांत वो लोगों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सरकार का ऐसा बताना है कि यह एक ध्रुव तारा की तरह है जो कि हमें दिशा दिखलाते हैं और हमारे जीवन में सफलतापूर्वक काम करने में मदद करते हैं। जो इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, भूमि सुधार लागू किए गए हैं तथा जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है एवं हरित क्रांति द्वारा कृषि उत्पाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। व्यक्ति की भू संपत्ति की सीमा तय करने के लिए भू हद बंदी लागू की गई है। रजवाड़ों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्श का उन्मूलन किया गया है। जीवन बीमा, साधारण बीमा एवं अधिकांश
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। आर्थिक विषमता कम करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में निकाल दिया गया है। निर्धनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सहायता दी जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए नियम बनाए गए हैं। छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कारगर प्रयास किए गए हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए और अधिक सशक्त बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता रहा है। तो मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, इन्होंने इसमें बहुत सारे ही बेनिफिट्स है, लेकिन जनता इनको समझ नहीं पाई। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उपरोक्त कदम ये दर्शाते हैं कि भारत में एक पंचनिरपेक्ष समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी राज्य की नींव डालने के लिए कई नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया गया है। यह सच है कि सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूर्णतः लागू करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किए जाने के रास्ते में कई बाधाएं हैं, जैसे कि राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लोगों में जागरूकता एवं संगठन का अभाव और सीमित संसाधन। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए, जो कि मैं आपको चैप्टर के अंत में करवाऊंगी। तो हमारे अगले टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। अब आप मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जान चुके हैं, जो कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपके लिए इनमें अंतर जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम अंतर जानेंगे कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार नागरिकों की वे मांगे हैं जिनको राज्य ने मान्यता दी है। इनका स्वरूप यह है कि सरकार की कुछ शक्तियों पर रोक लगाती है, अतः ये अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं। दूसरी ओर नीति निर्देशक सिद्धांतों सकारात्मक है। सरकार को इनको हर स्तर पर लागू करना पड़ता है ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। एक और अंतर इनमें यह है कि जो पहले भी बताया गया है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं और इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में उच्चतम न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों को इन अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है। दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व ना तो हमें कोई कानूनी अधिकार देते हैं और ना ही कानूनी उपचार हैं। इनका यह अर्थ नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों की तुलना में कम महत्व हैं। तो मौलिक अधिकार वो हैं जिनकी मांग नागरिक करती है, जो कि मौलिक अधिकार है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत वो है जहाँ पर सरकार को हर जगह शांति स्थापित करने के लिए ये लागू करना होता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जनता के मुकाबले मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में संबंध है। इन अंतरों के बावजूद दोनों में गहरा संबंध है। मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहां नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की। कोई भी सरकार नीति निर्माण एवं योजनाएं बनाने में इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार अपने कार्यों के लिए आम जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि इन सिद्धांतों के पीछे कानूनी स्वीकृति नहीं है, परंतु अंतिम स्वीकृति लोगों की होती है। कोई भी सत्तारूढ़ दल यदि इन सिद्धांतों पर अमल नहीं करता है तो जनता उसे दोबारा सत्ता में आने से रोक सकती है। इस तरह हमारा संविधान मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संश्लेषण कायम करता है। दोनों एक साथ संविधान के मूल तत्व है। मौलिक कर्तव्य। किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए ध्यान केवल अधिकारी
अधिकारों पर ही नहीं दिया जाता, वरन यह भी देखा जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। अधिकार और कर्तव्यों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं होते हैं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। मूल संविधान में, जिसे 1950 में लागू किया गया, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई है। अपेक्षित यह था कि नागरिक स्वेच्छा अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अतएव संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 में धारा 51A के अंतर्गत 10 कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। सन 2002 में एक और कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया है, एवं कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। तो जब सरकार कोई भी नीति लागू करती है तो वो ये ध्यान रखती है कि नागरिकों को उसका पालन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। 1950 में लागू किया गया था। 1950 में लागू किया गया था। अधिकार एवं कर्तव्यों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए गए हैं कि ये एक दूसरे के बिना नहीं है। कर्तव्यों की सूची। संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें जिनमें स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिलता था। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा करें। सभी वर्गों के लोगों में भ्रातृत्व और समरसता की भावना बढ़ाएं और स्त्रियों के प्रतिष्ठा का आदर करें। अपने गौरवशाली परंपरा और समरस संस्कृति को बनाए रखें। प्रकृति पर्यावरण, जिसमें वन, नदियां, झील और जगत के जीव जंतु शामिल हैं, का संरक्षण एवं सुधार करना। मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का प्रयोग न करें। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करना। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये सब कर्तव्यों की सूची में बताया गया था, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं, वे वास्तविक नहीं जान पड़ते। इन कर्तव्यों की विशेष आलोचना इस प्रकार से है कि वे न्याय योग्य नहीं है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि कर्तव्यों संविधान पर बोझ बनकर रह गए हैं। कुछ कर्तव्य तो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर है, जैसे गौरवशाली परंपरा और समाज संस्कृति की अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कई परिभाषाएं हो सकती है। राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाले आदर्शों से संबंधित कर्तव्य अस्पष्ट है। मौलिक कर्तव्यों की सूची में अस्पष्ट आदर्शों को सम्मिलित करने का कोई लाभ नहीं है। अच्छा तो यह था कि स्पष्ट कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया जाता था। उनका पालन भी आसानी से किया जाता है। यदि उनको भंग किया जाए तो सजा भी दी जाए। 1976 में एक न्याय शास्त्री ने कहा था कि शायद इन कर्तव्यों का पालन कभी भी नहीं किया जाएगा। कर्तव्यों का पालन कहीं ना कहीं जनता नहीं करती है, और 1976 में एक न्याय शास्त्री ने कहा था कि इन कर्तव्यों का पालन कभी भी नहीं किया जाएगा। शायद यह सब एक पवित्र घोषणा पत्र ही है। यह सत्य है कि कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत है, फिर भी न्यायालयों ने इन पर पूरा ध्यान दिया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको ये न्याय योग्य नहीं है, बट फिर भी न्यायालयों ने इस पर पूरा ध्यान दिया है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर भेजना, यमुना के पानी को प्रदूषण से मुक्त रखने के उपाय करना, बुचड़ खानों को आबादी के इलाकों से दूर ले जाना आदि। इस प्रकार स्त्रियों को प्रतिष्ठा को बनाए रखने के संबंध में हर नागरिक का कर्तव्य है कि स्त्रियों को मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है कि स्त्रियों का मान, उनका सम्मान, सब कुछ बनाए रखने के लिए इस पर भी न्यायालयों ने कदम उठाया है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आचार संहिता की तरह है। इनमें से कुछ कर्तव्य तो अस्पष्ट था, वास्तविकता है। इन कर्तव्यों का न्याय योग्य न होना
उन्हें कम रोचक बना देता है। साथ ही अस्पष्ट भाषा और उनके पालन में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए एक नागरिक को ये नहीं पता होता कि वह किस तरह देश की संप्रभुता, अखंडता एवं गौरवपूर्ण विरासत को बनाए रखे। और ये सच बात है कि किस एक नागरिक को ये नहीं पता होता कि वह किस तरह से देश की संप्रभुता, अखंडता और गौरवपूर्ण को विरासत को बनाए रखे। आलोचकों के तर्क में काफी सच्चाई है, फिर भी इन कर्तव्यों को मात्र आदर्श घोषणा कहना उचित नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।